नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग के टॉप 10 ऐसे प्रश्न जिन्हें सॉल्व करने में आपको बेहद मजा आने वाला है। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न और जिसे मैंने यहां पर भी नोट किया हुआ है। तो देखिए इसमें शब्दकोश के हिसाब से आपको इन सभी अक्षरों को सजाना है और बताना है कि सबसे पहले कौन आएगा और सबसे लास्ट में कौन आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय थोड़ी सी बात मैं बता दूं। सबसे मेन बात यही होता है कि जो सबसे पहले अक्षर वर्णमाला में आता है उसे सबसे पहले, और जो अक्षर वर्णमाला में सबसे लास्ट में आता है उसे हम सबसे लास्ट में रखते हैं। वैसे मैं पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये एक प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग है। तो हम देखते हैं, जब भी आपको प्रश्न सॉल्व करना हो तो प्रश्न ही नहीं देखिए, मैं ट्रिकी अप्रोच के साथ भी आपको बताऊंगा। आप प्रश्न के साथ साथ हमेशा अपना नजर विकल्प पर भी बनाए रखिए। तो अगर विकल्प को आप ध्यान से देखेंगे, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो सभी विकल्पों में पहले खाली स्थान पर सी है। इसका मतलब यह है कि पहला तो कंफर्म है कि सी होगा। यानी अगर ऐसे बना दिया जाए कॉलम 1 2 3 4 5, तो इतना कंफर्म है कि सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, तो सी आएगा। अब यानी पहला हमें खोजने की कोई जरूरत नहीं, पहला पहले से कंफर्म हो गया, यानी ये दौड़ से बाहर हो गया। अब हम खोजेंगे कि इसके बाद क्या आएगा। तो इसके बाद क्या क्या आ सकता है, बी आएगा या तो ए आएगा, यही कंफर्म है, बी और ए में से ही कोई एक आएगा। तो आप चाहें तो बी और ए में ही देख लीजिए कि कौन सबसे पहले आएगा। तो CON, इसमें भी CON, टी इसमें, तो टी इसमें बराबर पर मैच। इसमें आई है, इसमें ई है, तो ई पहले आता है यानी कि बी जीत गया, बी सबसे पहले आएगा। और उसके बाद कौन आएगा, तो उसके बाद आएगा ए, यानी ये दोनों का भी खेल खत्म हो गया। यानी कि CBA, तो CBA किस विकल्प में है, CBA विकल्प डी में है, इसलिए हमें पता चल गया कि विकल्प डी हमारा आंसर होने वाला है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि विकल्प पर नजर रखेंगे तो आप अपना अमूल्य समय परीक्षा हाल में बचा सकते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर आप दूसरा प्रश्न, और इस वीडियो को यहीं पर रोककर आप उत्तर देने का प्रयास करिए और उसके बाद आप वीडियो को आगे बढ़ाइए और देखिए कि आपने सही उत्तर लगाया है या गलत लगाया है, क्योंकि अगर मैं रुकूंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कैलेंडर का। इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, चूंकि ये कैलेंडर का है प्रश्न। तो लीप वर्ष हम कहते हैं उसे जो वर्ष 4 से या 400 से पूरा विभाजित हो जाए, यानी पूरा जिसमें जिस वर्ष में 4 या 400 से भाग चला जाए उसे ही हम लीप वर्ष कहते हैं। लेकिन 4 या 400 से का मतलब यह है कि जिस वर्ष के लास्ट में डबल जीरो हो, जिस वर्ष के लास्ट में डबल जीरो हो उसे 400 से हम विभाजित करके चेक करेंगे, और जिस वर्ष के लास्ट में डबल जीरो नहीं होगा उन सभी वर्षों को हम 4 से कटाकर, 4 से विभाजित करके, 4 से भाग देकर चेक करेंगे। यानी बस आपको यही याद रखना है कि कब हमें 4 से भाग देना है और कब या किन वर्षों में 400 से भाग देना है। तो यहां पर जितने वर्ष विकल्प में दिए गए हैं उनमें सबके लास्ट में डबल जीरो है। 1800 के भी, 1900, 2000, 2100, सबके सभी वर्षों के लास्ट में डबल जीरो तो है ही। यानी सभी वर्षों में आपको 400 से विभाजित करके देखना है कि पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है। तो 1800 में 400 से भाग देंगे, 4 चौके 1600 नहीं कटेगा, 4 5 2000 भी नहीं कटेगा। 1900 में चेक करेंगे, 4 चौके 1600 ये भी नहीं कटेगा। विकल्प 3 जो है यानी सी, तो 4 5 2000 5 बार में विभाजित हो जाएगा। और विकल्प 4 को देखेंगे तो 2100 भी 400 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प 3। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पासा से संबंधित, बेहद आसान प्रश्न है। ज्यादातर पासा के प्रश्न विपरीत सतह से ही पूछे जाते हैं। तो यहां पर 4 का विपरीत सतह पूछा जा रहा है। तो यहां पर मैं पासा आपको समझाने के लिए बना देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से मैं समझा भी सकूं, ताकि आप अगर कंफ्यूज हो तो आप आसानी से यहां पर समझ लें। वैसे तो आप खुद पहले उत्तर देने का प्रयास करिएगा। ये पासा 1 है, ये पासा 2 है। ये भी बात याद रखिएगा कि दोनों पासा एक ही होता है, बस अलग अलग एंगल से उसकी तस्वीरें खींची गई होती हैं, बनाई गई होती हैं। तो जब सबसे पासा में सिर्फ एक ही ट्रिक याद रखिए,
पासा का सिर्फ एक ही ट्रिक याद रखिए कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, तो उभयनिष्ठ सतह यानी कि कॉमन सतह आपको तलाश करना होता है कि कौन सी ऐसी सतह है, यानी कि कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों पासों में है। तो हम चेक करते हैं, 6 6 6 6 नहीं है, 4 4 4 4 भी नहीं है, 3 3 3 3 है। तो जो सतह उभयनिष्ठ है, कॉमन है, दोनों में है, उसे हमने कट्टम कुट्टा कर दिया। और जहां पर कट्टम कुट्टा किया यानी कि 3 दोनों ही में है, वहीं से हम घड़ी के दिशा में यानी क्लॉकवाइज सुई, घड़ी के सुई के चलने की दिशा में तीर चला देंगे और वापस यहां 3 तक नहीं आना है, यहीं पे रोक देना है। फिर उभयनिष्ठ सतह से ही घड़ी के दिशा में तीर चलाना है और 5 पे अंतिम सतह पे रोक देना है, यहां तक नहीं आना है। कुछ लोग यहां तक आ जाते हैं। अब आप देखिए, तीर के मुंह पर 4 लिखा है, यहां पे तीर के मुंह पे 5 लिखा है, तो 4 के विपरीत 5 हो गया। यहां तीर के पेट पे यानी बीच वाले भाग पे 6 है, यहां पे तीर के पेट पे बीच वाले भाग पर 1 है, यानी 6 के विपरीत अगर पूछता तो हम 1 बताते। खैर यहां पर 4 का विपरीत पूछा गया तो बस हम आंसर बता देते हैं। 4 का विपरीत आंसर हो जाएगा विकल्प 4, जिसमें कि 5 लिखा हुआ है, यानी हमारा आंसर 5 होगा। यानी 4 की विपरीत सतह कौन सी है, तो 5 है। अब आप अगला प्रश्न देखिए, ताकि कम समय में सारे प्रश्नों को निपटाया जा सके। अगला प्रश्न देखिए, अक्षरों की श्रृंखला से संबंधित है। इसमें लिखा हुआ है GH JM खाली स्थान और V। तो ऐसे प्रश्नों में आपको वर्णमाला, मैंने हर वीडियो में बताया कि अगर वर्णमाला क्रम के प्रश्नों को आप तेजी से लगाना चाहते हैं तो A से Z तक के सभी अक्षरों की संख्याएं आपको याद होनी चाहिए कि A किस नंबर पे आता है, D किस नंबर पे आता है, J किस नंबर पे आता है। तो यहां से खैर इसमें कोई जरूरत खास नहीं है, आप G से H तक चलिए, जहां से चलिए उसे छोड़कर और जहां पहुंचिए उसको लेकर काउंट करना है। ये नियम आप हमेशा याद रखिए किसी भी प्रश्न में। तो G से चलना है तो G को छोड़कर H यानी अगले ही कदम पे आ गया, यानी कि +1 है। यहां पे मैं विस्तार से प्राथमिक विधि से बता रहा हूं आपको। H है तो H को छोड़ के गिनिए, I J 2 ही उंगली पर आ गया, यानी कि +2 है। इसमें वर्णमाला क्रम आप नहीं भी याद रखेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। J है तो J को छोड़ के K L M यानी M तक पहुंचने में 3 उंगली, यानी कि 3 का अंतर है। तो अब आपका रीजनिंग का दिमाग कहता है 1 2 3, तो अब क्या आना चाहिए, +4 करने से हमारा आंसर आना चाहिए। तो M को छोड़ के फिर उसी तरह से काउंट कर देंगे, N O P Q, यानी हमारा पर यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, तो Q हमारा आंसर आ जाएगा। अगला अक्षर चेक करने के लिए दिया, यानी कि 5 करने से आ रहा होगा भी, यानी Q है तो R S T U V, यानी हमारा आंसर हो जाए विकल्प 2, जिसमें कि Q लिखा हुआ है। अब आप अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर लिखा है कि नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहां पर लिखा हुआ है 4 5 14 39, फिर खाली स्थान यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद 169 और 290। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों में, ये देखिए श्रृंखला बढ़ते हुए क्रम में है और कुछ खास तेजी से, जब श्रृंखला धीरे धीरे बढ़े तो प्लस होने की संभावना होती है, श्रृंखला तेजी से बढ़े तो गुणे भी हो सकता है और वर्ग या घन भी हो सकता है। श्रृंखला धीरे धीरे घटे तो तेजी से घटे तो भाग की क्रिया हो सकती है। तो यहां पर श्रृंखला तेजी से बढ़ रही है। खैर, तो ऐसे प्रश्नों में जब बढ़ रहा है तो आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा के देखिए, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो यहां पे कितना आएगा, 1 आएगा। ये बढ़ रहा है इसलिए प्लस, अगर घटता तो हम लोग माइनस लिखते हैं। फिर प्राथमिक विधि से मैं आपको बता रहा हूं। फिर आप बड़ी संख्या 14 है, छोटी संख्या 5 है, 14 में से 5 निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो 9 यहां पे लिख दीजिए। फिर ऐसे भी जैसा बना लीजिए। अब बड़ी संख्या 39 है, छोटी संख्या 14 है, 39 में से 14 घटा देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। इसी तरह से अब यहां तो हमें पता नहीं, छोड़ देते हैं। और फिर यहां पे जो अंक आएगा यहां पे हमें पता नहीं, छोड़ देते हैं। यहां का हमें पता चल सकता है। तो अब 290 बड़ी संख्या है और 169 छोटी संख्या है, तो आप लिख कर 290 माइनस 169 आप घटाकर चेक करिए कि आपका यहां पर आंसर क्या आ जा रहा है। तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा 121। तो यहां पर लिख दीजिए आप 121, प्लस में ये भी है। तो अब आप रीजनिंग का दिमाग लगाइए। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर एक ये लग रहा है कि
1 का वर्ग हो सकता है, ये 3 का वर्ग हो सकता है, ये 5 का वर्ग हो सकता है। अब रीजनिंग का दिमाग यहां पे काम करेगा कि 1 का वर्ग और फिर 2 का वर्ग नहीं है, 3 का वर्ग, यानी जो अंतर है वर्ग में बढ़ रहा है। 1 के अंतर का वर्ग, फिर 3 का, उसके बाद 4 नहीं 5 का, तो अब 6 नहीं 7 का यहां वर्ग होना चाहिए। तो 7 का, जैसे 5 का वर्ग 25 हो, यहां पे 7 का वर्ग यहां पे 49 होना चाहिए। इसे गोले में कर दीजिए, हमने इसे पता किया है। उसके बाद यहां पर 8 नहीं बल्कि 9 का वर्ग यानी 9 81 यहां पे अंतर होना चाहिए। तो अब यहां पे फिर से समझिए, देखिए 4 में 1 जोड़ने पर 5 आया, 5 में 9 जोड़ने पर ऊपर 14 आया, 14 में 25 जोड़ने पर ऊपर 39 आया, 39 में अब 49 जोड़ने पर आपका आंसर आएगा। तो 39 में 49 जोड़ दीजिए, 9 9 18, 4 3 7 1 8, यानी कि 88 हमारा आंसर आ जाएगा। और 88 में 81 जोड़ने पर 169 जरूर आया होगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए और उसका उत्तर बताने का कोशिश करिए। वीडियो को रोक दीजिए और उत्तर बताने के बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। देखिए अगला प्रश्न एक थोड़े से नए प्रकृति का है। यह प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। तो इसमें जो बिंदु देखिए लिखा है, उस उत्तर प्रश्न आकृति से जो पहली आकृति x के रूप में दी गई है वो प्रश्न आकृति है। पहली वाली आकृति प्रश्न आकृति है। इसे देखकर आपको बताना है कि जहां पर बिंदु लगाया गया है उसके हिसाब से एबीसीडी में से कौन सी आकृति होगी। यानी जो बिंदु लगाया गया, देखिए किस किस भाग के लिए कॉमन है बिंदु। प्रश्न आकृति में देखिए तो जो बिंदु है वो वर्ग में भी है, वही बिंदु जो है आपके त्रिभुज में भी बिंदु पड़ेगा और वृत्त में भी ये बिंदु कॉमन है। यानी कि जो बिंदु कॉमन किस में है, वृत्त में भी है, त्रिभुज में भी है और वर्ग में भी है। तो अलग अलग प्रश्नों में ये बिंदु अलग अलग जगह पर दिए गए होते हैं। तो आपको एबीसीडी में से बताना है कि कौन सा ऐसा आकृति है जिसमें हम बिंदु एक ऐसे कॉमन जगह पे लगा सकते हैं जिसमें सभी आकृतियां समाहित हो जाएं। तो अगर विकल्प ए को देखेंगे तो इस तरीके से ये बना हुआ है ऐसे, और वर्ग यहां पे बना हुआ है। तो आप बिंदु कहीं भी लगाएंगे, तीनों आकृतियां एक साथ नहीं आ पाएंगी। यहां लगाएंगे तो वर्ग बाहर हो जाएगा, यहां लगाएंगे तो त्रिभुज बाहर हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए आंसर नहीं हो सकता है। इसी तरीके से जब बी को देखेंगे तो बी एक ऐसी आकृति है, बी वाली आकृति को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऐसे वर्ग बनाए, यानी कि यहां पर अगर आप बिंदु लगा देंगे तो आराम से तीनों आकृतियों में यह समाहित हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है विकल्प बी, जिसको कि विकल्प 2 में दर्शाया गया, यानी कि हमारा आंसर 2 नंबर सही है, यानी कि विकल्प बी। सी और डी में ऐसी आकृतियां दी गई हैं जिसमें कहीं भी आप बिंदु लगाएंगे तो तीनों आकृतियों को समाहित नहीं किया जा सकता। अगर आप बेनारेख पढ़े होंगे तो आसानी से इस प्रश्न को समझ सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान ये प्रश्न है। ये प्रतिबिंब से संबंधित है और जब आपको पता है कि नीचे प्रतिबिंब दे तो ये जल प्रतिबिंब कहलाता है। और जल प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है, जल प्रतिबिंब में नीचे की वस्तु ऊपर, ऊपर की वस्तु नीचे दिखाई देती है और दाएं और बाएं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यह दर्पण प्रतिबिंब का यानी कि लंबवत दर्पण प्रतिबिंब का ठीक विलोम होता है, क्योंकि लंबवत दर्पण में दाएं का बाएं, बाएं का दाएं परिवर्तन होता है और ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर देखेंगे जो ये शीर्ष भाग है प्रश्न आकृति में, जो शीर्ष आकृति है जो इस तरीके से बनी हुई है, तो ये जो शीर्ष आकृति है ऊपर की तरफ है। तो जल प्रतिबिंब में जरूर ये शीर्ष आकृति नीचे की तरफ होनी ही होनी है। तो विकल्प ए हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें शीर्ष ऊपर दिया है। विकल्प बी भी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी शीर्ष भाग जो है वो ऊपर की तरफ दिया हुआ है। अब सी और डी में से ही हमारा एक आंसर हो सकता है। तो सी में देखिए क्या दिक्कत है और ये है डी। तो बस इसका अंतर है, एक में दाएं दिया है, एक में बाएं दिया है। तो यहां पर प्रश्न आकृति में देखेंगे तो ये जो ये वाली रेखा है वो दाएं साइड में है। तो दाएं साइड में है तो जल प्रतिबिंब में दाएं बाएं में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये दाएं है तो दाएं ही रहेगा। प्रश्न आकृति में दाएं है तो दाएं विकल्प सी में है
और विकल्प डी में बाएं साइड, इसलिए विकल्प डी हमारा आंसर नहीं होगा बल्कि विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए इस प्रश्न में आपको बताना है कि सन्निहित आकृति के बारे में ये प्रश्न है। बहुत ही आसान ये भी प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्रश्न आप आसानी से सही कर ले जाएंगे। तो देखिए ये आकृति ऐसे बनी हुई है, ऐसे आया है, ऐसे गया है, फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे चला गया है। तो विकल्प ए में देखेंगे तो यही वाली आकृति आपको, ये वाली आकृति ही नहीं मिलेगी, यानी विकल्प ए हमारा नहीं होगा। विकल्प बी देखेंगे तो विकल्प बी में इस तरीके से कुछ बना हुआ है, मैं हल्का फुल्का बना के बता दे रहा हूं आपको समझने के लिए। ये प्रश्न आकृति है ये वाली, तो प्रश्न वाली आकृति कहां से समाहित है, यहां से। देखिए ये है, ये वाली चीज जो है ये है, फिर यहां चला गया है, फिर ऐसे आया है और उसके बाद ये आया है, यानी ये आकृति यहां से बन जाती है, यानी विकल्प बी हमारा आंसर है। सी और डी में इस तरह की कोई भी बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए अगला प्रश्न, वीडियो रोक के इसे बताने की कोशिश करिए। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा इस आईव्यू में, मैट्रिक्स में। तो जब आप दंडवत रूप से देखते हैं, ऐसे इस तरीके से देखते हैं, तो सबसे पहले क्या है, तो वृत्त है, त्रिभुज है और एक स्टार है, यानी तीनों ही आकृतियां, वृत्त भी है, त्रिभुज भी है, स्टार भी है। अब नीचे आइए तो फिर वृत्त है, अब स्टार यहां पर दे दिया है और त्रिभुज यहां पर है। इसमें भी तीनों ही आकृतियां, वृत्त भी है और स्टार भी है, त्रिभुज भी है। फिर स्टार दे रहा है, त्रिभुज दे रहा है, तो अब क्या बच गया, देखिए वृत्त त्रिभुज स्टार, वृत्त स्टार त्रिभुज। तो स्टार त्रिभुज है तो अब एक ही आकृति बची है, वो है वृत्त, इसलिए हमारा विकल्प ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, इसका उत्तर देने का प्रयास करें जल्दी से। बहुत ही आसान प्रश्न दिया गया है। इसमें पूछा है एक मूल शब्द जो ऊपर लिखा हुआ है AUTOGRAPHS, इस शब्द के प्रयोग से कौन सा दिए गए विकल्पों में से शब्द नहीं बनाया जा सकता। यानी पूछा जा रहा है जो ऊपर शब्द लिखा हुआ है, अगर इन शब्दों के प्रयोग से नीचे दिया गया कौन सा शब्द नहीं लिख सकते आप, तो विकल्प में लिखा GRAPH, तो ये सभी अक्षर ऊपर मौजूद हैं यानी बना सकते हैं। विकल्प 2 में लिखा है TROUGH, तो ये भी सारे अक्षर ऊपर मौजूद है, बना सकते हैं। विकल्प 3 में लिखा PATHOS, तो ये भी सारे के सारे अक्षर ऊपर मौजूद है, ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। लेकिन विकल्प 4 में GREAT जो लिखा है, तो उसमें जो GREAT में ई जो है ऊपर दिए गए शब्द में मौजूद नहीं है कहीं भी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प 4। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही ट्रिकी वीडियो मैं समय समय पर आपके लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।